मित्रों, आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपस्फीति। तो अपस्फीति को ही मुद्रा संकुचन ऐसा भी कहा जाता है। तो ये जो मुद्रा संकुचन, इसके अर्थ में ही और इसके शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। मुद्रा यानी पैसा, संकुचन यानी कम होना। तो जब अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो पैसा या मुद्रा का परिमाण या नग कम हो जाते हैं, संक्षिप्त में पैसा कम हो जाता है, तब मुद्रा अपस्फीति की अवस्था दिखाई देती है। तो आज के टॉपिक में हम अपस्फीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपस्फीति जो है, ये इसके पहले का जो टॉपिक था मुद्रास्फीति, ये मुद्रास्फीति से बिल्कुल विपरीत जो है वो मुद्रा अपस्फीति है। तो स्फीति जो है, स्फीति में क्या होता था कि मुद्रा या पैसा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता था। अब अपस्फीति में क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था का पैसा कम हो रहा है। तो अपस्फीति जो है, ये इसका अर्थ क्या है, अपस्फीति किसे कहते हैं? तो कई अर्थतज्ञ ने अपनी अपनी परिभाषा बतलाई है। तो आज हम कुछ मुख्य परिभाषा यहाँ पे देखेंगे। तो पहली परिभाषा है प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार। तो प्रोफेसर क्राउथर ने क्या कहा है कि अपस्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु की कीमतें कम अथवा गिरती है। तो क्राउथर ने अपनी परिभाषा में यह कहा है कि अपस्फीति में मुद्रा का जो मूल्य है वो जो है वो बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। तो मुद्रा का मूल्य कब बढ़ता है? जब मुद्रा का परिमाण कम होता है। जब अर्थव्यवस्था में पैसा कम होगा तभी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ये फिशर के सिद्धांत में हमने देखा है। तो जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु की कीमतें कम होती है, अगर ये ऐसी अवस्था दिखाई देती है तो उसे अपस्फीति कहा जाता है, ऐसा प्रोफेसर क्राउथर ने बतलाया है। इसके बाद की जो परिभाषा है वो है पिगू। पिगू ने क्या कहा है कि अपस्फीति ऐसी अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है, जिससे वस्तु की कीमतें कम होती है। ऐसी स्थिति को अपस्फीति कहा जाता है। तो ये पिगू ने, अगर पिगू की जो परिभाषा अगर हमको संक्षिप्त में देखना है तो संक्षिप्त में क्या है कि इसने क्या कहा कि जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय यानी मुद्रा में प्राप्त होने वाली आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ रहा है और मुद्रा में मिलने वाली आय कम हो रही है। तो ऐसी अवस्था है तो उसमें क्या होता है, वस्तु की कीमतें जो है वो अपने आप ही कम हो जाती है। क्यों कम होती है वस्तु की कीमतें? क्योंकि वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो गया है। यहाँ पे देखो, वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो गया है, पैसा जो है अर्थव्यवस्था का कम हो गया है। तो वस्तु का उत्पादन ज्यादा होने से वस्तु की कीमतें जो है वो अपने आप ही गिरती है। तो इस अवस्था को पिगू ने अपस्फीति कहा है। तो ये दोनों परिभाषा अगर हमको संक्षिप्त में अगर समझानी है तो मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ता है और ये जो है वस्तु की कीमतें ये क्या होती है, कम होती है। उस अवस्था को कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। अब यह अपस्फीति निर्माण क्यों होती है, निर्माण होने के क्या कारण है, यह हम देखने वाले हैं। तो मुद्रा अपस्फीति निर्माण होने के जो मुख्य कारण है, जिसमें से पहला है मुद्रा का परिमाण कम हो जाना। मुद्रा का परिमाण कम हो जाना, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो कम हो गया तो अपस्फीति आ जाती है, यह पहला कारण है। दूसरा है जनता की आय कम हो जाना। जब जनता को जो आय मिल रही है वो आय अगर अचानक कम हो गई, जो आय पहले मिलती थी उससे आय अगर कम मिलना शुरू हो गई तो आय कम होती है जनता की, तो अपस्फीति निर्माण होती है। ये दूसरा कारण है। तीसरा है केंद्रीय बैंक की साख अथवा कर्ज नीति। केंद्रीय बैंक जो है वो देश की सर्वोच्च बैंक होती है। तो ये केंद्रीय बैंक जो है वो साख या कर्ज नीति बनाती है। और केंद्रीय बैंक को अगर ऐसा लगता है, उन्होंने नीति के साख की नीति में ऐसा तय किया कि साख या ऋण जो है वो कम बांटना, बैंकों ने कर्जा कम बांटना, तो अपस्फीति की स्थिति निर्माण होती है। क्योंकि कर्जा कम बांटेंगे तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा
तो जो है अपस्फीति में मैंने अभी कहा कि पैसा कम हुआ अर्थव्यवस्था का तो अपस्फीति आती है। तो ये एक तीसरा कारण है। चौथा है सार्वजनिक कर्ज में वृद्धि। सरकार जो है वो सरकार को कई खर्च करने सरकार के खर्च जो है वो बहुत अधिक होते हैं, लेकिन वो खर्च पूरे करने के लिए जो आय मिलती है सरकार को वो कम होती है। तो खर्च तो ज्यादा है, आय कम है, तो ज्यादा खर्च कैसे जो है अपना जो है करे, तो उसके लिए सरकार जो है वो सार्वजनिक कर्ज निकालती है। खर्च की पूर्ति के लिए सरकार सार्वजनिक कर्ज निकालती है। अगर सार्वजनिक कर्ज सरकार ने ज्यादा लिया तो देश में अपस्फीति की अवस्था आती है। ये चौथा कारण है। पांचवा है करों के दरों में वृद्धि। अगर देश की सरकार लोगों के आय पर, वस्तु के उत्पादन पर कर लगाती है और वो करों के दरों में अगर वृद्धि करती है, करों के दर बढ़ाती है, तो निश्चित ही अपस्फीति निर्माण होती है। ये पांचवा कारण है। छठवां कारण है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि। अब यहाँ पे ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अतिरिक्त। अतिरिक्त यानी ज्यादा का उत्पादन, जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा, उसको कहते हैं अतिरिक्त उत्पादन। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन जो है अगर वो बहुत ज्यादा हो गया, अतिरिक्त हो गया, तो अर्थव्यवस्था में अपस्फीति आती है। ये एक कारण है। और आखिरी का कारण है सातवां, सरकार की मुद्रा नीति। सरकार जो है वो सरकार मौद्रिक नीति बनाती है, और मौद्रिक नीति यानी मुद्रा नीति, मुद्रा से संदर्भ में नीति, उसको ही मौद्रिक नीति या मुद्रा नीति कहते हैं। तो ये सरकार बनाती है। सरकार को ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा कम होना चाहिए, इसका मतलब लोगों के पास का जो पैसा वो कम करना है। तो सरकार ने अगर ये नीति बनाई है कि लोगों के पैसा कम करना मौद्रिक नीति के अंतर्गत, तो जनता के पास का पैसा कम हो गया तो अपने आप ही अपस्फीति आ जाएगी। तो ये 7 कारणों के वजह से अर्थव्यवस्था में अपस्फीति आती है। अपस्फीति यानी, फिर से मैंने कहा कि अपस्फीति यानी मुद्रा संकुचन, पैसा कम हो जाना अर्थव्यवस्था का। तो ये 7 कारणों की वजह से अपस्फीति अर्थव्यवस्था में आती है। तो अभी हमने देखा कि मुद्रा जो है वो अपस्फीति निर्माण होने के जो कारण है वो हमने 7 कारण यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम बढ़ रहे अपस्फीति के परिणाम क्या है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, अपस्फीति को हम अगर संक्षिप्त में अगर हमको कहना है तो हम मंदी की अवस्था भी कह सकते हैं। तो अपस्फीति जो है वो बहुत घातक होती है अर्थव्यवस्था के लिए। एक बार मुद्रास्फीति अच्छी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा अपस्फीति ये बहुत ही हानिकारक और प्रतिकूल परिणाम करने वाली है। तो अपस्फीति के क्या परिणाम है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले, जिसमें का पहला है रोजगार में कमी। तो ये पहला जो है पहला जो परिणाम है अपस्फीति का कि रोजगार में कमी आती है। क्यों? क्योंकि वस्तु का उत्पादन जो है वो लेना धीरे धीरे बंद हो जाता है। वस्तु का उत्पादन अगर कम हो गया तो लोग को जो उद्योगों में जो लोग जिनको रोजगार मिल रहा है वो उनको काम से निकाला जाएगा, क्योंकि उत्पादन ही कम हो रहा है। उत्पादन कम हो रहा है तो धीरे धीरे जो लोगों को एक एक करके काम से निकाला जाएगा। फिर वो जो है काम से निकालने के बाद में जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये रोजगार में कमी, ये पहला अपस्फीति का परिणाम है। दूसरा है कर भार में वृद्धि। कर भार में वृद्धि यानी देश की सरकार जो है लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा रहा तो सरकार क्या करती है, ज्यादा कर लगाती है। तो ज्यादा कर लगाने के कारण जो है लोगों के ऊपर अतिरिक्त तान आता है कि ज्यादा पैसा सरकार को कर के रूप में देना होता है। तो ये दूसरा परिणाम है, कर भार में जो है सरकार वृद्धि करती है, ज्यादा कर लगाती है। ये दूसरा परिणाम है। तीसरा है उत्पादन कम होगा। अभी मैंने कहा कि अपस्फीति में जो उत्पादक वर्ग है, जो वस्तु का उत्पादन लेता है, वो उत्पादन लेना धीरे धीरे कम कर देगा। और उत्पादन अगर लेना कम कर देगा तो अभी हमने कहा कि लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है अपस्फीति में जो है उत्पादन कम हो जाता है। तो ये एक दुष्परिणाम है। चौथा है किसान वर्ग को नुकसान। जो हमारा किसान भाई है, जो दिन रात मेहनत करके अपना अनाज उगाता है, जब वो बेचने जाता है और उसको पता चला कि अर्थव्यवस्था में अपस्फीति आई है, तो अपस्फीति में वस्तु की कीमतें जो है वो कम होती है। अभी हमने देखा कि अपस्फीति में जो है वस्तु की कीमतें गिरती है, कम होती है। तो वस्तु की कीमतें कम होने के कारण अनाज की कीमत कम हो गई तो किसानों को बड़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये एक परिणाम है किसान के ऊपर, दुष्परिणाम होता है अपस्फीति का। पांचवा है निश्चित आय
के वर्ग जो है उनको भी नुकसान होता है। निश्चित आय यानी जिनको हर माह तनख्वाह मिलती है, जिनको हम कहते हैं सरकारी नौकर की, ये कह सकते हैं बैंक के जो कर्मचारी उनको कह सकते हैं, तो ये निश्चित इनको आय मिलती है। इनको नुकसान कैसा होता है कि इनकी आय जो है, इनको जो मिलने वाली आय है ये अपस्फीति में कम हो जाती है। और आय अगर कम होती है तो निश्चित ही इनको दुख होगा, क्योंकि पहले आय ज्यादा मिलती थी, अपस्फीति में आय कम होती है, तो आय कम होने से ये जो है निश्चित आय प्राप्त करने वाले का वर्ग जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। छठवा है उत्पादक वर्ग को नुकसान। अभी हमने देखा कि ये उत्पादन जो लेना है वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उत्पादक वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग को जो वस्तु बनाते हैं, वो उत्पादक वर्ग की जो वस्तु की कीमतें गिर जाने के कारण वो उत्पादक वर्ग को जो लाभ मिलने वाला था वो लाभ नहीं मिलता, उल्टा हानि होती है। तो वस्तु की कीमतें कम होने से उत्पादक वर्ग को जो है बड़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। ये अपस्फीति का जो दुष्परिणाम है। सातवां है उपभोक्ता वर्ग को नुकसान। जो उपभोक्ता वर्ग है वो किसे कहते हैं कि जो भाई वस्तु का जो है उपभोग ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम कहते हैं उपभोक्ता वर्ग। तो उपभोक्ता वर्ग का को नुकसान कैसे होगा कि अपस्फीति में जो है उपभोक्ता वर्ग की आय कम हो जाती है। आय कम होने से वो एक जगह पर हम देख रहे हैं कि भाई वस्तु की कीमतें तो कम हो गई है, तो कम हो गई तो मांग का नियम क्या कहता है कि वस्तु की कीमतें कम तो मांग अधिक होती है। लेकिन ये जो उपभोक्ता वर्ग है ये वस्तु की कीमतों कम होने का लाभ नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी आय जो है अपस्फीति में कम हो जाती है। आय कम होने से वो कम कीमतों का लाभ नहीं उठा सकता। तो ये एक उपभोक्ता वर्ग को भी नुकसान होता है अपस्फीति में। आठवां श्रमिक वर्ग को नुकसान। श्रमिक वर्ग जो है जो दिन रात मजदूरी करता है उद्योगों में, तो उनको भी नुकसान होता है अपस्फीति में। वो कैसे? क्योंकि श्रमिक वर्ग की भी अपस्फीति में जो है वो एक तो रोजगार जाने का डर रहता है, या फिर जो है उत्पादक वर्ग या उद्योगपति जो मालिक वर्ग वो जो है उनको आय कम देते हैं, उनकी आय घटा देते हैं। अगर आय घट जाती है, आय कम मिलती है श्रमिक वर्ग को, तो निश्चित ही उनको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। सबसे आखिरी का सामाजिक परिणाम। अब ये जो सामाजिक परिणाम है ये सबसे घातक है। अब अपस्फीति में अगर रोजगार ही नहीं रहा, लोग बेरोजगार अगर हो जाएंगे तो वो समाज के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। ये समाज में जो है वो ये फिर दुष्कृत्य करना चालू कर देते, जैसे कि चोरी, चकारी, बलात्कार। तो ये जो है ये इनकी संख्या जो है वारदातों की, इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो सामाजिक जो नुकसान जो है वो समाज का होता है। तो ये अपस्फीति के जो ये 9 परिणाम हमने देखे, तो ये 9 परिणाम में हमने यही देखा कि कोई भी परिणाम अच्छा नहीं है। सभी परिणाम जो है वो दुष्परिणाम ही है, घातक ही है, प्रतिकूल परिणाम है। तो अपस्फीति ये मुद्रा अपस्फीति जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो हानिकारक ही होती है। तो ये हमने 9 परिणाम देखे। अब ये जो अपस्फीति है, अपस्फीति को अर्थव्यवस्था से कैसे बचाए या अपस्फीति नियंत्रण में कैसे लाया जाए, उसके क्या उपाय है? तो हम यहाँ पे उपाय पढ़ने वाले। पहला उपाय मौद्रिक उपाय। पहला उपाय क्या है कि मुद्रा का परिमाण जो है वो बढ़ाना, क्योंकि अपस्फीति में जो है पैसा जो है अर्थव्यवस्था में कम हो जाता है। अगर पैसा कम हो गया तो अपस्फीति आती है। अब अपस्फीति को अगर दूर करना है तो मुद्रा का परिमाण यानी अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ाना, ये पहला उपाय है। अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो लोगों के पास पैसा आएगा तो अपने आप ही जो है वो अपस्फीति है वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। दूसरा है करों के दरों में कमी या घटाना। सरकार ने जो देश की जनता की आय पर कर लगाया, वस्तु के उत्पादन पर कर लगाया, वो करों के दरों में अगर कमी करते हैं तो लोग जो है लोगों को सरकार को आय जो कर देना है वो कम देना पड़ेगा, जिससे जनता खुश हो सकती है और जनता के पास ज्यादा पैसा बच सकता है। तो ये करों के दरों में कमी करना ये एक उपाय है। तीसरा है सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करना। अब सरकार जो है, मैंने अभी कहा कि सरकार को अधिक खर्च होता है, करना पड़ता है, तो सरकार के खर्च में हमेशा जो है वो वृद्धि होती है। तो सरकार को वृद्धि करनी पड़ेगी यहाँ पे अपस्फीति में। तो सरकार जो है, क्योंकि देश की जनता के पास अपस्फीति आने के कारण देश की जनता के पास पैसा नहीं होता, तो देश की जनता के पास पैसा आएगा कहां से? जब सरकार खर्च करेगी, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से देश की जनता को रोजगार देगी, देश की जनता को अलग अलग सुविधा देंगी, तभी देश की जनता जो है उनके पास पैसा आएगा, देश की जनता खुश रहेंगी। तो उसके लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करना पड़ेगा।
ये एक तीसरा उपाय है। चौथा है निर्यात व्यापार को बढ़ाना और आयात व्यापार को कम करना। निर्यात व्यापार जो है वो बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हम निर्यात जब करते हैं हमारी वस्तु दूसरे देश को, तो हमको निर्यात के बदले पैसे मिलते हैं, और आयात करते हैं वस्तु तो हमको पैसे देने होते हैं। तो निर्यात जितनी ज्यादा रहेंगी उतना विदेशों से हमको पैसा मिलेगा। तो ये पैसा अगर ज्यादा मिलेगा हमको, तो ये हमारे लिए अच्छा ही, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। तो निर्यात व्यापार को बढ़ाना ये एक उपाय है, और आयात व्यापार को कम करना, दूसरे देशों से वस्तु की आयात हमको कम करनी पड़ेगी, ये एक उपाय है। पांचवा है सार्वजनिक कर्ज का भुगतान करना। सरकार ने जो है सार्वजनिक जो कर्ज लिया है अर्थव्यवस्था के लिए, तो सरकार ने सार्वजनिक कर देश की जनता से लिया होता है। तो अगर सरकार जो है ये सार्वजनिक कर का भुगतान करेंगी, लोगों को कर्जा जो लोगों से लिया है वो वापस करेंगी, तो लोगों के पास अपने आप ही पैसा आ जाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो कर्ज का भुगतान करेंगी। तो सरकार कर्ज का भुगतान करेंगी तो लोगों के पास जो है पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा तो अपने आप ही अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ गया कि अपस्फीति दूर हो गई। इसके बाद में सरकार ने आर्थिक सहायता करना तथा अनुदान देना। सरकार जो है अपस्फीति में जो देश की जनता है वो बेहाल हो जाती है, लोगों के पास का पैसा कम हो जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो उस समय सरकार ने क्या करना चाहिए? तो उस समय सरकार ने देश की जनता को आर्थिक सहायता करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को अनुदान देना चाहिए, ताकि देश की जनता के पास पैसा आए, पैसा अर्थव्यवस्था में बढ़े। इस दृष्टि से सरकार ने जो है देश की जनता को आर्थिक सहायता करना चाहिए और अनुदान देना चाहिए, ये उपाय। और सबसे आखिर का जो है अतिरिक्त उत्पादन कम करना। अभी हमने ये देखा कि अपस्फीति निर्माण होने का एक कारण है अतिरिक्त उत्पादन। तो वस्तु और सेवा का ज्यादा उत्पादन अगर लेते तो अपस्फीति आती है। तो अपस्फीति अगर दूर करना है तो ये जो अतिरिक्त उत्पादन है, ज्यादा का उत्पादन वो कम करना चाहिए, जितने की आवश्यकता है उतना ही उत्पादन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 7 उपाय है, और इन 7 उपायों का इस्तेमाल करके हम अपस्फीति जो है वह नियंत्रण में ला सकते हैं।